Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों यहाँ पर हम नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेज चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं है। केवल आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है और पूरे वीडियोस देखना है। तो देखो, आज हम एनवायरनमेंट का चैप्टर 13वां पढ़ेंगे और जो ये हमारे चैप्टर हैं वो सीटेट, एमपेट, टेट, रीट, नेट और सेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखना है हमें। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे जैव विविधता से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। जैव विविधता हॉट स्पॉट एक ऐसा जैविक भौगोलिक क्षेत्र है जिसे मनुष्य से खतरा रहता है। कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है वो एक ऐसा जैविक भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसे मनुष्य से खतरा रहता है। एक तरीके से मैं कहूँ तो एक ऐसा क्षेत्र जिसे मनुष्य से खतरा रहता है उसको हम हॉट स्पॉट बोलते हैं। कीवर्ड में याद करना है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे मनुष्य से खतरा है, क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट बोलते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 एक संघीय कानून है। ठीक है, तो बिल्कुल कंटिन्यू रहते हैं हम। अब आगे बात करते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 में। कब? 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित की गई थी कि जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है उसकी अवधारणा 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित की गई थी। और विश्व में टोटल 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। कितने? टोटल 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। इन केंद्रों में विश्व के 60% पौधे, पक्षियां, स्तनपायी प्राणी, सरीसृप और उभयचर प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है जो विश्व में टोटल 34 है, इन 34 में विश्व के 60% पौधे, पक्षी, स्तनपायी जीव जंतु, सरीसृप और उभयचर प्रजातियां शामिल हैं। देखो, एक ऐसा क्षेत्र जिसका 70% से अधिक मूल पर्यावरण नष्ट हो चुका हो और 30% मूल प्राकृतिक वनस्पति विलुप्ति के कगार पर हो। कि एक ऐसा क्षेत्र जिनका 70% से अधिक मूल पर्यावरण नष्ट हो चुका हो और 30% मूल प्राकृतिक वनस्पति विलुप्ति के कगार पर हो, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट बोलते हैं। भारत में टोटल 4 हॉट स्पॉट हैं। कितने हैं? टोटल 4। एक है हिमालयी क्षेत्र, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका, और चौथा है सुंडालैंड जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो सुंडालैंड है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो भारत में टोटल हॉट स्पॉट कितने? 4। कौन कौन से? हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका और सुंडालैंड जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में। विश्व के 34 हॉट स्पॉटों में से 8 को हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में रखा गया है। हॉटेस्ट हॉट स्पॉट टोटल 8 है। अंडमान निकोबार भारत का प्रथम हॉट स्पॉट है। अंडमान निकोबार भारत का प्रथम हॉट स्पॉट है। अब हम 2 मिनट के लिए आप अपने रजिस्टर को साइड में रख दो यदि आप नोट्स बना रहे हो तो, और बिल्कुल पेन
को कॉपी में रखकर और बंद करके साइड में रख दो। मैं आपसे 2 मिनट के लिए क्वेश्चन पुटअप करता हूँ हॉट स्पॉट से और देखता हूँ आप कितने क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको मनुष्य से खतरा है? मन ही मन में सोचो इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, चीटिंग नहीं करनी है। दूसरा क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003 और ऑप्शन डी 1972। जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा कब प्रतिपादित की गई थी? वह किसके द्वारा विकसित की गई थी? विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? नाम बताओ। हॉटेस्ट हॉट स्पॉट कितने हैं? भारत का प्रथम हॉट स्पॉट कौन सा है? तो आपने सभी क्वेश्चनों का आंसर बताया होगा, तो इससे हमारा एक बार हॉट स्पॉट का रिवीजन हो गया। साथ के साथ आगे बढ़ते हैं हम। रामसर सम्मेलन, द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्ट्स। रामसर सम्मेलन, द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की झीलों पर सम्मेलन। जो रामसर सम्मेलन है इसको हम क्या बोलते हैं? द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की झीलों पर सम्मेलन। यह 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। रामसर कन्वेंशन के प्रस्तावों को वर्ष 1975 में लागू किया गया था। भारत ने रामसर सम्मेलन पर 1982 में हस्ताक्षर किए। रामसर सम्मेलन का उद्देश्य झीलों व नम भूमि का संरक्षण करना। किसका? झील व नम भूमि का संरक्षण करना। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? रामसर सूची का भाग है। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय आर्द्र स्थानों या झीलों का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है वो रामसर सूची से संबंधित है और इसमें अंतरराष्ट्रीय आर्द्र स्थानों या झीलों का रिकॉर्ड रखा जाता है। भारत में कुल 37 रामसर स्थल हैं। आर्द्र भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल कनाडा में है। आर्द्र भूमि स्थलों की सर्वाधिक संख्या यूनाइटेड किंगडम में है। अब वापस अपने रजिस्टर में पेन को रख दो, कॉपी बंद करो। शर्ट पहन रखे हो तो बाजू ऊपर कर लो और टी शर्ट पहन रखे हो तो कॉलर ऊपर कर लो। और लड़कियां क्या करेंगी? लड़कियों के लिए क्या बताऊं मैं, सूट सलवार पहन रखी हो तो सूट के सलवार की जो पायच हैं वो थोड़े ऊपर कर लो और बिल्कुल तैयार हो जाओ। मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूँ रामसर सम्मेलन से, आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? वह कहां पर हुआ था? 1971 में हुआ था। वह ईरान के रामसर शहर में हुआ था। रामसर कन्वेंशन के प्रस्तावों को कब लागू किया गया था? 1975।
भारत ने रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1982। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन से। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्या किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय आर्द्र स्थानों या झीलों का रिकॉर्ड रखा जाता है। रामसर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? झीलों व नमभूमि का संरक्षण करना। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? हाल ही में भारत में कुल कितने रामसर सम्मेलन हो गए? 37। आर्द्र भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? कनाडा। आर्द्र भूमि स्थलों की सर्वाधिक संख्या है? यूनाइटेड किंगडम। अब हम आगे बात करते हैं हॉप स्पॉट। उठा लो वापस कॉपी और पेन और साथ के साथ बनाओ शानदार वाले नोट्स। हॉप स्पॉट। हॉप स्पॉट एक गैर लाभकारी संगठन है। हॉप स्पॉट क्या है? एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। होप स्पॉट का उद्देश्य क्या था? समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPA। होप स्पॉट समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। जो होप स्पॉट है वो समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। होप स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग सिल्विया अर्ल ने किया था। होप स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सिल्विया अर्ल ने, जो कि एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। विश्व में टोटल होप स्पॉट कितने हैं? 76। टोटल होप स्पॉट इन वर्ल्ड 76। टोटल होप स्पॉट इन इंडिया 2। एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। ठीक है। होप स्पॉट का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। होप स्पॉट एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका उद्देश्य था समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPA। समुद्री सुरक्षा से की दृष्टि से यह एक संवेदनशील क्षेत्र होता है। होप स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सिल्विया अर्ल ने। कहाँ का था? अमेरिका का। टोटल होप स्पॉट कितने हैं? 76। भारत में टोटल होप स्पॉट कितने हैं? ओनली 2। कौन कौन से? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अब हो जाओ आगे, थोड़ा थोड़ा आगे। हो गए सबके सब? बिल्कुल 2-2 इंच आगे खिसक जाओ। मैं कभी पीछे नहीं खिसकाऊंगा। और ध्यान रखना है, हमें तैयारी इतनी गजब वाली करनी है कि दोबारा ये सब ना पढ़ना पड़े। दोबारा ये सब ना पढ़ना पड़े। फर्स्ट टाइम में JRF हो जाए, किसी का सेकंड टाइम में JRF हो जाए। ओवरऑल इसी ही अटेम्प्ट में हमें JRF क्वालिफाई करना है। हमें नेट नहीं क्वालिफाई करना है। नेट के लिए नहीं पढ़ रहे हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? ओनली फॉर JRF। किसके लिए? ओनली फॉर JRF। किसके लिए पढ़ रहे हैं? ओनली फॉर JRF। दिमाग में घूस लो, ठूस लो अच्छी तरीके से कि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं। केवल और केवल JRF के लिए। आगे बात करते हैं WWF क्या है भाई? बता भाई, WWF क्या है? WWF फुल फॉर्म बता देता हूं, वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर। क्या है? वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर। प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोर्स, न कि कोर्स। WWF
वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर, प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष। स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961 में। कब? 29 अप्रैल 1961 में। ऑफिस कहाँ पर है इसका? स्विट्जरलैंड में। इसका पहले का नाम क्या है? विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड। जो WWF है उसका पहले का नाम क्या है? विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य कि भाई जो WWF है इसका उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों का संरक्षण, पर्यावरण पर मानव के प्रभावों को कम करना। वन्य जीवों का संरक्षण करना और पर्यावरण पर मानव के प्रभावों को कम करना। आनुवंशिकी जीवों और पारिस्थितिकी विभिन्नताओं का संरक्षण करना। WWF के दो उद्देश्य है। पहला, आनुवंशिकी जीवों और पारिस्थितिकी विभिन्नताओं का संरक्षण करना। दूसरा, वन्य जीव का संरक्षण एवं पर्यावरण पर मानव के प्रभावों को कम करना। WWF IUCN का एक सहायक संगठन है और WWF का प्रतीक चिन्ह जायंट पांडा है। क्वेश्चन आ जाता है कि WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? जायंट पांडा। फिर रख दो एक बार अपनी कॉपी को पेन के अंदर डाल के और साइड में रख दो और हो जाओ तैयार मेरे सभी क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ। पहला क्वेश्चन, WWF का फुल फॉर्म बताओ। वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर। इसका हिंदी फुल फॉर्म बताओ। प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष। WWF की स्थापना कब हुई? 29 अप्रैल 1961। WWF का ऑफिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड। WWF का पहले का नाम क्या है? विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड। WWF का उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों का संरक्षण एवं पर्यावरण पर मानव के प्रभावों को कम करना। आनुवंशिकी जीवों और पारिस्थितिकी विभिन्नताओं का संरक्षण करना। WWF किसका एक सहायक संगठन है? IUCN। WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? जायंट पांडा। अब हम बात करते हैं साइट। CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये लागू कब हुआ था? 1975 में ये लागू हुआ था और इसके टोटल 183 पक्ष कारक देश हैं और जो इसका उद्देश्य है वो है वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच समझौता। उद्देश्य क्या है इसका? कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच समझौता। वन्य जीवों एवं पौधों के व्यापार को नियंत्रित करना। रिवीजन, साइट का फुल फॉर्म बताओ। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। लागू कब हुआ? 1975 में। सहायक देश 183। उद्देश्य वन्य जीवों एवं पौधों के व्यापार को नियंत्रित करना।
अब आ जाओ भाई, इम्पोर्टेंट बातें हैं। देखो, जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में एक CBD है, एक कार्टाजेना है, एक आइची लक्ष्य है और एक नागोया है। आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण के लिए सम्मेलन है, तो वो है CBD जैव विविधता अधिनियम, जिसमें कार्टाजेना है, आइची है और नागोया है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से संबंधित है UNFCCC, जिसमें क्योटो और कोपेनहेगन शामिल है। तो जलवायु परिवर्तन के संबंध में कौन कौन से हैं? क्योटो और कोपेनहेगन। UNFCCC और सतत विकास से संबंधित है एजेंडा 21 और RIO 20। सतत विकास से संबंधित कौन कौन है? एजेंडा 21 और RIO 20। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर था वो कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। मेरा ये पढ़ाने का मेथड कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। और बिल्कुल सीरियसली तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ, हमें अब की बार रियल में सिलेक्शन लेना है। देखो, पढ़ो, आप एक बार बैठो और फिर अपने माइंड में सोचो कि अब हम कम पढ़ेंगे तो उसका नुकसान क्या है, और अब हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है। अब की बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो उसका फ़ायदा क्या है, और अब की बार हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो उसका नुकसान क्या है। और उनको एक कॉपी में लिखो। क्या करो? कॉपी में लिखो। और सुबह उठते या जब भी आप टाइम वेस्ट करो और टाइम बर्बाद करके आओ, उस टाइम देखो, उस पेज को उठा के देखो कि इस टाइम की जो कीमत है वो आपका टोटल वो है, जो आपका पेज है उसकी वैल्यू आपका वो टाइम है। और फिर एक्टिव हो जाओ और खींच के पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बिल्कुल बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, बाय।